नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कार्यकर्ता कहीन। कार्यकर्ता कहीन ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम प्रयास ये करते हैं उन पार्टी से जुड़े हुए लोगों को जो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होकर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ इस कड़ी में हमारी मेहमान है विश्वदिनी पांडे, जो कि भाजपा में अलग अलग पदों पर, कई पदों पर रही है। विधि प्रकोष्ठ की वो सदस्य रही हैं, महिला मोर्चा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है, पार्षद भी रही पार्टी की, और साथ ही साथ पार्टी का एक मुखर चेहरा जिसको हम कह सकते हैं वो रही है। पेशे से वकालत करती हैं, अधिवक्ता हैं जानी मानी, और साथ ही साथ अधिवक्ता प्रकोष्ठ में भी वो कई ऐसे पदों में रही हैं जहां उनके ज्ञान का डंका बोलता था। तो आज विश्वदिनी पांडे जी से हम जानने प्रयास करेंगे कि आखिर एक अधिवक्ता जैसे शानदार प्रोफेशन के साथ साथ उन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन किया और क्या विचारधारा उन्हें जो है वो प्रेरित करती है। विश्वदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल, जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छा प्रोफेशन अधिवक्ता का, उसके बावजूद राजनीति की तरफ मुड़ना किस विचारधारा से प्रेरित होकर, या कौन सी वो प्रेरणा थी जो अधिवक्ता का पद, जिसमें मैं निसंकोच ये भी कहूँगा ये काफ़ी पैसा वैसा भी खूब आता है, वो छोड़कर जो है राजनीति में दरी बिछाने, जैसे हम कहते हैं ना भाजपा में कि एक कार्यकर्ता का सफ़र जो है वो दरी बिछाने से शुरू होता है, उसकी तरफ आप जो है डाइवर्ट हो गई? देखिए शैलेश जी, भाजपा में जुड़ना यह कोई सोच समझ के आने वाला फैसला नहीं था। हमने जब जन्म लिया, जब होश संभाला, तो हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, तब से हमने, तब भाजपा तो थी नहीं जब हम छोटे थे, जनसंघ था, संघ था। हमारे बाबूजी को हमने देखा संघ में कार्य करते हुए, जनसंघ के लिए जब गिनी चुनी सीटें मिलती थी जनसंघ को, बहुत छोटे थे हम, रेडियो चलता था उस समय, तो संचार के इतने सारे माध्यम नहीं हुआ करते थे। तो हमने देखा हमारे बाबूजी रेडियो में सुनते थे, और जनसंघ को कहीं पे एक सीट मिली है जब पता चल जाता था, तो हम गांव में रहते थे। हमारा जो गांव है छत्तीसगढ़ का आखिरी और उड़ीसा का शुरुआत है। अच्छा। बंजारी नाका हमारा गांव है। तो रेडियो में हमारे बाबूजी जब सुनते थे एक सीट मिली है, तो पूरे गांव में मिठाई बांटते थे। तो हमने वो समय देखा, और फिर हिंदुत्व के लिए हमारे बाबूजी को हमेशा मुखर देखा, तो हमारे अंदर वो भावना जो है आती गई। और जब हम बड़े हुए तो हमको अलग से किसी में जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारा परिवार ही भाजपा का रहा। और जब हम बालिग हुए, राजनीतिक पार्टी की तरफ जब हमारी एक रुझान हुआ, तो ऑटोमेटिक हम फिर भाजपा के कार्यक्रमों में जाने लगे। और एक समय ऐसा आया जब रायपुर आए, वकालत जब किए, तो यहाँ पे विधि प्रकोष्ठ और महिला मोर्चा, उससे जुड़े मंडल स्तर से कार्य करना प्रारंभ किया हमने, क्योंकि हम यहाँ के लिए नए थे। और मंडल से कार्य करते करते विधि प्रकोष्ठ में प्रदेश तक पहुंचे, महिला मोर्चा में भी प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे संगठन ने हमको दी। तो हमारा जो कार्य था, हमारी जो मेहनत थी, धीरे धीरे हमको पार्टी में, हमारे संगठन के समक्ष हमारी एक पहचान उजागर हुई, और हमको पर्याप्त वहाँ अवसर भी मिला, सम्मान भी मिला। तो हम तो अपने संगठन के आभारी हैं। जब राजनीति की तरफ आने का फैसला किया तो उस समय घर वालों का जो रिएक्शन था कि, खैर परिवार तो फिर शुरू से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक महिला का, पुरुष तो खैर राजनीति में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह का भी काम दे दो वो कर लेते हैं, लेकिन महिला के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि वो हर कार्यक्रम में जाएं या फिर ऐसे ऐसे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको फेस करें। कई तरह की चुनौतियां आती हैं एक महिला को, खासतौर पर जो है आपकी उम्र को। तो किस तरह की चुनौतियाँ आई, उस चुनौतियों को कैसे आपने सामना किया? देखिए, चुनौतियां तो स्वाभाविक है, आती ही हैं। और जब महिला जब घर से बाहर निकलती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, प्रोफेशन में हो, मतलब राजनीति में हो, तो घर में चुनौतियां कम नहीं होती है, तो बहुत ही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन चूंकि मेरे बाबूजी, मेरा जो मायका परिवार है, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, वो भी बिल्कुल हमेशा मेरे साथ रहे। उनको खुशी होती थी, उनको लगता था कि चलो आपके बाबूजी का सपना था कि आप भी राजनीति में आओ, क्योंकि वो बाबूजी टीचर थे, गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद भी, क्योंकि फ्रंट में नहीं आ पाते थे वो, उनकी जो मजबूरी रहती थी, तो हमारे साथ वो मजबूरी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरा पूरा साथ दिया, और मुझे कहीं किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक चुनौती का सामना करना नहीं पड़ा। बाकी फील्ड में जो चुनौतियां होती हैं वो तो स्वाभाविक है, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि परिवार का साथ मिलता गया, और हिंदुत्व जो हमारे अंदर
शुरू से था। हिंदुत्व की भावना को लेकर हम पार्टी के साथ साथ हिंदुत्व की भावना को भी लेकर हम कार्य करते रहे। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक यही ऐसी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो आप देख रहे हो रोज नए नए आ रहे हैं। एक हाँ, अब तो वो भी पार्टी कीड़े मकोड़े भी पार्टियां बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर चलती है। हमारी धर्म संस्कृति जहां सुरक्षित है तो हमें बहुत ही ज्यादा गौरव की अनुभूति होती है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और प्रारंभ से हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मातृभूमि के लिए हमसे जो बन पाता है हम वो करें, हमारी पहली प्राथमिकता वो रही है। बाकी पद प्रतिष्ठा तो देखिए ये सब तो एक लिमिट समय के लिए होता है। आज हम हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा। लेकिन एक जो विचारधारा होती है आजीवन वो विचारधारा मनुष्य के अंदर रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज पार्टी बदल गई तो कल दूसरे में चले गए, वहां अपने लिए कुछ लाभ ढूंढने लगे। ऐसे लोगों को मैं सही नहीं मानती। हमारा उद्देश्य है सिर्फ विचारधारा, और उस विचारधारा को लेकर हम पद में रहें या न रहें निरंतर काम करते रहते हैं। जैसे राजनीति में जब जाते हैं तो हर किसी को लालसा तो रहती है कि बड़े पद में पहुंच जाए या फिर उसी नेतृत्व तक पहुंचे, हर कोई ये लालसा लेकर आता है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, उनके बराबर पहुंचना कितना मुश्किल होता है, किस स्तर से गुजरना पड़ता है। दूसरा, आर्थिक पारिवारिक ऐसे कई संघर्ष होते हैं जिन राहों को पार करना होता है कि भाई अगर आप कभी गए तो मान लो आपको एक सम्मेलन कराने का दिया गया तो उस सम्मेलन के लिए कहाँ से आप फंड जुटाएं, या फिर जो है वो किसी नेता के पास पहुंचकर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि साहब मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, ये कहे और उसको मिल भी जाए। तो बड़े बड़े जब दिग्गजों को आपने देखा तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार मैं गलती तो नहीं कर बैठी? देखिए हम लोग चूंकि हिंदुवादी लोग हैं और कहीं ना कहीं गीता का जो लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस उस पर भरोसा रहता है, उसी पे विश्वास करके चलते हैं। निश्चित रूप से मेहनत सभी करते हैं। आज मुझे 25 साल हो गए यहाँ रायपुर में भाजपा के साथ जुड़कर काम करने का अनुभव, 25 साल का अनुभव है। तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं इसमें शैलेश जी भाग्य का भी बड़ा रोल रहता है। आप इस चीज को मानते हैं या नहीं, मैं मानती हूँ। तो भाग्य में अगर रहता है तो कई लोगों को तुरंत पार्टी ज्वाइन करते ही बड़े बड़े पद भी मिल जाते हैं और पृष्ठभूमि भी कुछ रहती है। और कुछ लोगों का भाग्य जब साथ नहीं देता तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो चीज नहीं मिल पाता। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए हम सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं और इतने सारे सदस्य होने के कारण जरूरी नहीं है कि सबको पद दिया जा सके। संगठन के लिए भी चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होता है कि किसको क्या दें, और बहुत सारी चीजों को देखकर पद दिया जाता है। तो उसमें बुरा लगने वाले, देखिए क्षणिक तो मनुष्य हैं, क्षणिक मन में आता है अरे उनको वो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी संगठन जो तय करती है, और मुझे भी अभी तक पार्टी ने, मैंने जो काम किया, मैं यहाँ पे शासकीय अधिवक्ता भी रही हूँ, अधिवक्ता संघ में निर्वाचित वहाँ के सदस्य भी रही हूँ मैं। तो मुझे मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया। तो मैं क्रिमिनल कोड में भी आप बिल्कुल मैं बहुत सारा पद मुझे पार्टी ने मेरे दिया है, और मैं पार्टी के प्रति हमेशा इसीलिए आभार व्यक्त करती हूँ कि हर कार्यकर्ता को उसके अनुरूप पद दिया जाता है पार्टी में, बशर्ते आप संगठन से जुड़ कर रहे हैं। क्योंकि संगठन हमारा एक परिवार है और परिवार में सारे सदस्यों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ को संतुष्ट कर सकते हैं तो कुछ कभी कभी नाराजगी भी होती है, लेकिन नाराजगी का यह मतलब नहीं है कि अगर कोई गाय मालिक से नाराज है तो वो कसाई के पास चली जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये कसाई कौन है? अब कसाई का मतलब तो आप जानते हैं, है ना, ये जो विरुद्ध पार्टी है कांग्रेस, और भी अलग अलग पार्टी हैं। पहले इन्होंने एक दिमक पार्टी का साथ लिया पूरे, और एक दिमक की महारानी को विदेश से ले भी आए, दिमकों की जो महारानी होती है उनको, है ना। तो एक सवाल ये बनता है कि आप भाजपा में आई, जैसे कि आपने कहा कि और भी कई पार्टियां हैं, तो भाई अगर राजनीति में ही आने का मन होता तो शायद कोई भी और पार्टी जा सकती थी, लेकिन भाजपा में आई क्योंकि आपका परिवार जो है वो इस विचारधारा से जुड़ा हुआ था, हिंदुत्व की जो भावना है वो आपके अंदर थी। लेकिन पार्टी में जब आते हैं तो हम किसी न किसी एक नेता को अपना आदर्श भी मानते हैं कि जैसे हमें कोई एक नेता जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके आदर्शों को लेकर जो हम चलें। तो भाजपा में अगर हम देखें,
आपके आदर्श कौन है और क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो आदर्श है वो भगवा है, और भगवा का जो संरक्षण करने वाले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का स्वरूप भी जरूरी है उसमें। तो अटल जी जैसे जो महापुरुष हुए हैं, हम जब छोटे थे तो एक नारा लगा के घूमते थे, अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तब मतलब भी नहीं पता था, लेकिन जुबान पे वो नारा था। तो अटल जी का जो व्यक्तित्व था, कहीं ना कहीं हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को प्रभावित, लाखों कार्यकर्ताओं को प्रभावित करता है, और हमारे उम्र के लोगों के लिए तो अटल जी से बड़ा प्रेरणा स्रोत मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता। उनकी बातें आज भी, उनकी कविताएं, कहीं ना कहीं जब आप थोड़े डिप्रेशन में जाएं या थोड़ा लगे कि नहीं, क्योंकि मनुष्य होने के नाते कई प्रकार के विचार मन में आ जाते हैं, तो अटल जी की कुछ कविताओं को जब आप सुनो, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी मिला, सब सही, तो ये आपके मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न करता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है। उन्होंने, उनकी एक जो लाइन थी, कभी थे अकेले हुए आज इतने, अरे नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कितनी बड़ी बात है। गगन में लहरता भगवा हमारा, उनके जो वाक्य थे, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के मन में एक रोमांच पैदा करता है कि हमें अपने धर्म संस्कृति के लिए कैसे आगे बढ़ना है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए कैसे हमें आगे जाना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। जब हम एक सीट के लिए भी सत्ता खोने को तैयार है, तो फिर हमें चिंता किस बात की है? एक सीट के लिए हमने सत्ता खोई थी, तो फिर चिंता किस बात की है? कभी उनके चेहरे पर शिकन हमने नहीं देखी थी, तो हमारे पास है क्या कि हम खोने का डर करें? जब हमने सत्ता छोड़ने के लिए कहीं भी संकोच नहीं किया, तो हमारे पास ऐसा क्या था कि हम उसको खोने का हमारे अंदर डर हो और उसके लिए हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएं? जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो हमारे माता पिता ने हमको रास्ता दिखाया है, हमें माता पिता पर भी गर्व है कि वो इस रास्ते पर चले हैं जीवन भर, और आज हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, और वो मार्ग जो है बिल्कुल सही मार्ग है। ये तो आप मतलब आपकी विचारधारा हो गई, और बाकी लोगों की भी विचारधारा, जो भाजपा जुड़े हुए हैं, कभी हिंदुत्व और सनातन को लेकर चले, लेकिन अक्सर आरोप भी लगता है कि ये जात पात और ये धर्म और आपस में भाई भाई को लड़ाना भी इसी पार्टी के, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं मानती मैं। आज आप देखेंगे हमारी राष्ट्रपति महोदया, जिसको विपक्षी पार्टियों ने जिस समाज को बिल्कुल उपेक्षित करके रखा था, सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको उपयोग करते थे, आज उस समाज की एक हमारी माता जी राष्ट्रपति बनकर बैठी हैं। इससे बड़ा हमारे लिए गर्व क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया हमारी पार्टी ने, तो हमने कब भेदभाव किया? हमने सबको मौका दिया, हमारी पार्टी ने सबको मौका दिया। दुखी वो होते हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए इनको यूज करते थे। भाजपा इनको वोट बैंक के लिए यूज नहीं करती। भाजपा का एक उद्देश्य है कि हम सब साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी जी बार बार इसी चीज को कहते हैं, और उसी तारतम्य में सबको लेकर चलते हैं। आज आप देखेंगे हमारे यहाँ मुस्लिमों का सम्मान नहीं है क्या? ईसाइयों का सम्मान नहीं है? सबका सम्मान है, बड़े बड़े पद उनको दिए गए हैं। तो कहां पर हम भेदभाव करते हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भाजपा जो है हिंदुत्ववादी पार्टी है, और जो दूसरे, अरे धर्म तो एक ही है, हम तो बार बार कहते हैं, तो दूसरा धर्म तो कोई है ही नहीं। जो दूसरे पंथ समाज हैं, वो सनातन से ही तो आप निकल के अपना अलग अलग रास्ता बनाए हो। तो जब अलग अलग रास्ते पे आप चल रहे हो, तो जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा अलग ही चलें, एक साथ उनको मिलाया भी तो जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है उन सबको एक साथ मिलाने का काम कर रही है, जिससे जो विपक्षी दल है आज समाप्त होने की ओर आ गए हैं। आप देखेंगे चाहे पश्चिम बंगाल हो, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। इसीलिए अब ये काकरोच नाम से नई पार्टी को इन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों को भी सपोर्ट करने की स्थिति इनकी आ गई है। तो ये प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। मैं वापिस विश्वदिनी पांडे के उसमें आता हूँ, कैरियर पे आता हूँ। भाई राजनीति में आप आ गई, अच्छे अच्छे पदों में भी रही, महिला मोर्चा आपने जो है नेतृत्व किया, इसके अलावा विधि प्रकोष्ठ का आपने नेतृत्व किया, पार्षद भी आप रही, ऐसे कई संगठन से कई पदों पे जुड़ी रही। अब विश्वदिनी पांडे की इच्छा नहीं कि वो विधायक या मंत्री या उस पद पर जाएं, और अगर पार्टी देती है तो भी ठीक है। अब जैसे आके आपने कहा भाग्य और प्रारब्ध भी बहुत कुछ होता है, नहीं भी मिलता है, लेकिन क्या मन में इच्छा नहीं होती कि हाँ मैं नेतृत्व करूं, अपनी विचारधारा को लेकर अपनी पार्टी की मजबूती दूं?
बिल्कुल इच्छा होती है, मनुष्य है और मनुष्य में इच्छा होना स्वाभाविक है। इच्छा ही ना हो तो फिर तो वो देवता बन गया। तो हम मनुष्य रहना ही ठीक है हमारे लिए, और इस नाते बिल्कुल इच्छा होती है। अभी मैं जब पार्षद थी तो आपने देखा होगा, जब सामान्य महिला महापौर का भी आया तो हमारी पार्टी संगठन ने भी हमको बहुत ऊंचाई तक हमारा नाम पहुंचाया था। लेकिन चूंकि एक किसी को मिलना है, एक ही व्यक्ति को मिलेगा, एक ही महिला को मिलेगा पद, और उसमें से चुनाव करके पार्टी संगठन ने जिनका नाम दिया, हम सब ने उनका काम किया। तो पार्टी ने ऐसा नहीं कि हमको कहीं उपेक्षित किया, बिल्कुल ऊंचाई तक हमारा नाम गया। हम तो उसी में खुश है कि हमारी पार्टी ने हमको इस ऊंचाई तक पहुंचाया तो सही। तो कहीं भी हमको कोई नाराजगी नहीं रहती, इच्छाएं बिल्कुल होती है। आगे भी इच्छा है कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं जिसको विपक्ष पास होने नहीं दिया। महिला विरोधी तो विपक्ष हैं, भले वो वोट बैंक के लिए कुछ अलग बात करते हैं। तो जब महिला बिल आ जाएगा तो मेरे जैसे लाखों महिलाएं हैं जिनके मन में इच्छा जरूर है कि जब वो बिल आएगा तो कहीं ना कहीं से मुझे भी एक अवसर मिल सकता है, और बिल्कुल वो इच्छा मेरे अंदर है और मैं उसको आपके इस सार्वजनिक मंच में जरूर साझा कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यही जो इच्छा की अभिव्यक्ति है, तो जो वही तो एक जो है मनुष्य के गुण को बाहर लाती कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है स्वतंत्रता, जो खासकर मौलिक जोपन है, मौलिक स्वाभाविक जो उसमें मौलिकपन आता है, मौलिकता आती है, तब उसका स्वभाव निखर कर सामने आता है। लेकिन दूसरी बात जो है, 3 बड़ी चुनौतियां, मैं आपके कैरियर की ही बात करूंगा, 3 बड़ी चुनौतियां। एक तरफ आपकी तरफ पार्टी है, जहां वहां भी सक्रियता आपकी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आपका खुद का जो पेशा है वकालत का, उसमें भी काफी टाइम देना है। तीसरी तरफ घर भी देखना है, बच्चे हैं, परिवार हैं, उन सारी चुनौतियों, तीनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाती? क्या कोई वो टाइम लिमिट मतलब अनुपात में बांट रखा है कि इतने प्रतिशत इनको, इतने प्रतिशत इनको, ऐसा है, या फिर जो है सहूलियत के हिसाब से कैसे सामंजस्य बिठाती है? शुरू में तो इन सब चीजों को लेकर दिक्कतें होती थी, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे अपन भी आ चुके हैं कि बाकी जिम्मेदारियां जो है अब वो छोटी हो गई हैं, बाकी जिम्मेदारियां उतनी नहीं रही। अब हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ अपना पार्टी है, कैरियर तो रहता ही है, तो वकालत है। ईश्वर ने हमको, हमारे माँ बाप ने उस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और आज हम उस अपने पैरों पे खड़े हैं। तो अपना प्रोफेशन तो साथ में है ही, और जो राजनीति है वो भी हमारा प्रोफेशन में ही आ चुका है अब, क्योंकि हम अगर राजनीति में ना जाए, ना करें, तो हम नहीं रह सकते। तो विचारधारा के साथ साथ जब आपकी आदत भी बन जाए कोई चीज, तो फिर सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और खुशी होती है जब राजनीतिक कार्यक्रमों में हम शामिल होते हैं, अपने विचारधारा से लोगों को अवगत कराते हैं, और हमारे लोगों को अवगत कराने से जब और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भगवान ने प्रभावित करने की क्षमता हमको दी है, जो हम भली भांति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी हमको देख रही है और पार्टी की ओर हम भी देख रहे हैं। राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें, पिछले दिनों एक बड़े शख्सियत है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका ये कहना था कि जो महिलाएं जो आती हैं राजनीति में, वो बिना किसी, मतलब वो शब्द उन्होंने बहुत गलत यूज किया था कि बिना किसी उसके जो है वो सलित हुए नहीं आगे बढ़ सकती, उन्हें वो काम करना ही पड़ता। तो ये महिलाओं के लिए एक, आप चूंकि आप इस स्तर पे आई हैं लंबे समय से, कितना ये उनका जो शब्द है कितना सही कितना गलत, तो आने वाली जो महिलाएं जो राजनीति में आने का जो सपना देखती हैं या आना चाहती हैं, उनके लिए? देखिए, जो व्यक्ति स्वयं जैसा रहता है वो दूसरों को वैसा ही आंकता है। जिसने ये बात कही है ये स्वयं वैसे ही होंगे, इसीलिए वो इस बात को कह सकते हैं। क्योंकि हमारा जो अनुभव रहा है, आज हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारा जो अनुभव अब तक का रहा है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना हमने ऐसा कुछ महसूस किया, क्योंकि हम आज तक किसी को हम गॉडफादर भी नहीं बनाए। ईश्वर भगवान ही हमारा सब कुछ है, और उसके अलावा कोई, और हमारे जो पिता हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, उसके बाद कौन होता है कोई गॉडफादर हमारा बने? तो पहली बात तो जो लोग किसी को एकदम गॉडफादर बना के नतमस्तक हो जाते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। आप किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखकर आप जो नतमस्तक होते हैं, वो आदत जो है राजनीति में, ये मुझे बुरी लगती है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती।
तो अभी तक मैंने किसी को अपना गॉडफादर नहीं बनाया। जो कुछ है मेरे लिए मेरा संगठन है। मेरे संगठन मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं, उसके अनुरूप मेरा संगठन मेरे लिए कर रहा है। तो मैं किसी व्यक्ति को अपना उसके आगे क्यों नतमस्तक हूं? ठीक है, किसी का विचारधारा हमको अच्छा लगता है, किसी का विचारधारा पसंद नहीं आता, क्योंकि सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। इसीलिए आप अपने आप पर भरोसा जब रखेंगे तो ये सब बातें कभी नहीं आएगी। और जिन्होंने भी महिलाओं के लिए ऐसा शब्द कहा है, वो उसकी उनकी निजी सोच है और वो स्वयं ऐसी बातों में संलिप्त हैं। वो महिलाओं को इस नजर से देखते हैं। हो सकता है उनके घर परिवार की जो महिलाएं, उनसे जो संबंधित महिलाएं हैं, वो ऐसे रास्ता अपनाती होंगी, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जब शुरू से जैसे पिताजी जो है जनसंघ से जुड़े हुए थे, बड़ी मतलब उनका जो गहराई तक जो था, जब आपने भाजपा में प्रवेश किया, उसके बाद जब आपको पहला पद मिला, तो उस समय पिताजी का, परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? देखिए, बाकी तो जो संगठनात्मक दायित्व थे, है ना, पिताजी तो शुरू से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो तो मुझे अभी भी मैं घर जाती हूँ तो पूछते हैं, बेटा मीटिंग वुटिंग में जाते हो ना, मीटिंग छोड़ते तो नहीं हो, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ना। ये उनके पहले शब्द रहते हैं। मेरे पिताजी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, हम जैसे कहीं तीर्थ स्थली भी जाते हैं तो वहां मेरे पिताजी दर्शन करते हैं तो हे भगवान, है ना, मोदी को दीर्घायु करो। ये मेरे पिताजी के शब्द रहते हैं। अभी हम गए थे, काशी विश्वनाथ गए थे, वहां के महाराज बोले कि हम पहली बार देख रहे हैं किसी को, लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आते हैं, हाँ, आपके बाबूजी यहाँ मोदी जी के सुख। मैं बोली भाई, हमारे पिताजी जो हैं, संगठन उनसे बढ़कर उनके लिए परिवार भी नहीं है। तो ऐसे परिवार से हम जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लड में एक आ जाता है ना, तो हमारे ब्लड में दौड़ रहा है। तो पिताजी को बहुत खुशी होती है। जब मैं पार्षद थी तब मेरे पिताजी, मैं पार्षद जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस का राज्य में सरकार, विधायक कांग्रेस, सब कुछ कांग्रेस का था। उस समय मुझे महुआ जैसे क्षेत्र से, जहां कभी बीजेपी नहीं आई थी, 30-35 साल से एक अनवर हुसैन नामक व्यक्ति का ही वर्चस्व चलता था। उस समय भाजपा ने मुझे टिकट दिया था वहां पहली बार। तो मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो मेरे पिताजी कब आते थे, अकेले घूमते थे। काफी बुजुर्ग हैं, अभी 85 प्लस है मेरे पिताजी, तो 5 साल पहले 80 प्लस रहे। बिल्कुल। तो मुझे लोग बताते थे कि आपके बाबूजी भी आए थे, मुझे पता नहीं रहता था। तो ऐसा समर्पित परिवार है हमारा। सबको खुशी होती है, पिताजी को बहुत खुशी होती है। जब मैं पार्षद चुनाव जीती तो मेरे पिताजी को सबसे बड़ी खुशी यह थी कि बेटी पार्षद बन गई, इस बात की तो खुशी थी ही। ऐसे क्षेत्र से मेरी बेटी पार्षद चुन के आई है जहां आज तक भाजपा का कमल नहीं खिला था। जब देखते हैं योजनाओं को लेकर, भाई निश्चित रूप से देश का जो एक अंतिम व्यक्ति है वो चाहता है कि ये जो भी शासन करे या जो भी वो पार्टी जो है इसमें सत्ता में रहे, वो अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखे और हर किसी को गरीबी के लिए अन्न की जरूरत है, किसी को पक्के मकान की जरूरत है, किसी को अपने क्षेत्र में सड़क की जरूरत है, किसी को यहाँ पेयजल की जो है समस्या है। तो अगर एक आप नीति में चुकी हैं, लीडरशिप भी आपने किया हुआ है, वो योजनाएं जो प्रभावित करती हो आपको और जो लगता है कि इसमें और भी कुछ योजनाएं जो आने वाली हों, इस टाइप की कोई योजनाएं आप अपने मन में लेकर चलती हैं कि अगर अभी मौका मिला आपको, कौन सी वो योजनाएं हैं जिन्हें आप चाहेंगे कि इस देश के लिए जरूरी है, इस देश की जनता के लिए जरूरी है? देखिए, अंत्योदय वाली जो बात आती है, हमारी पार्टी का तो सबसे प्रमुख जो है एजेंडा है वो अंत्योदय है। दीनदयाल जी के सिद्धांतों पे चलने वाली जो हमारी पार्टी है, वो सबसे पहले समाज के अंतिम व्यक्ति को ही देखती है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम क्या कहें, हम आज अगर समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में किसी ने सोचा तो हमारे जो पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी के कार्यकाल में सोचा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम भूखा न सोए। आज वो चाउर वाले बाबा इसीलिए कहलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई। तो हमारी पार्टी तो अंत्योदय और सबको लेकर ही चलती है। समाज के हर वर्ग के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है। बाकी तो समाज के अंतिम व्यक्तियों को सिर्फ वोट बैंक बनाते थे, लेकिन हम उनको साथ लेकर चलते हैं। और जितना हमारी पार्टी सोचती है, निश्चित रूप से अगर एक अच्छा समय और मिले, क्योंकि बातें इतनी बिगड़ी हुई थी, उनको सुधारने में बहुत लंबा समय चला जाता है। और अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं।
और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम विश्व गुरु भी बनेंगे। और हमें अगर पुनः अवसर कभी मिलता है इस प्रकार का, मुझे मेरी व्यक्तिगत बात कहूंगी मैं, मुझे अगर कभी पुनः ऐसा अवसर मिलता है तो पार्षद रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, आज भी मेरे क्षेत्र के लोग कभी कोई चला जाए तो बताएंगे उस चीज को कि मैंने हर वर्ग के लिए कितना किया है। और आगे कुछ अगर बड़ा पद मिलता है तो निश्चित रूप से मैं उन कामों को, क्योंकि मैं एक वार्ड स्तर तक सीमित थी, अब मैं बड़े स्तर पे भी उन सब कामों को कर सकती हूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपको बड़ा पद मिले और आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो विचार हैं और जो अंत्योदय की जो विचार हैं वो खास तौर पे, क्योंकि इस देश को ज़रूरत है ऐसे हमारी ये ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है कि कई लाखों लोग ऐसे हैं अभी भी जो साफ पानी के लिए, अन्न के लिए, मकान के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए अभी भी तरस रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आप जैसे लोग सामने आए और उन जो अंतिम व्यक्ति हैं उनके सपनों को पूरा करें। तो विश्वदिनी पांडे जी हैं, भाजपा में अलग अलग पदों पर रही हैं, वर्तमान में वो विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी संभाल रही है, पेशे से अधिवक्ता हैं, संयुक्त परिवार से आती हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया है और खास तौर पर पार्टी की विचारधारा को लेकर, अंत्योदय की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ती है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो आज की मुलाकात में इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।